इस लेक्चर में हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आप पहले से भी जानते हो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्पर्म और ओवम को फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होना, ऐसा ही है। कहने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है कि स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन ये अलग अलग एनिमल में इसके प्रोसेसेस बहुत डिफरेंट होते हैं। बट हम यहाँ पर अभी जो जानेंगे वो जानेंगे कि ह्यूमन के केसेस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो ये इतना नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम इसके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। तो इसको हमने अलग अलग स्टेप में डिवाइड किया है। सबसे पहले है स्पर्म रिचेज अप टू फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। थर्ड है रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। फिफ्थ है मियोसिस सेकेंड इन सेकेंडरी oocyte। सिक्स्थ है कॉर्टिकल रिएक्शन। और सेवंथ है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो हम डिफिनेशन में बस ये जानते हैं कि दोनों के न्यूक्लियस को फ्यूज होकर जाइगोट बनना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन उससे पहले बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, उसको हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले स्पर्म रिचेज अप टू फैलोपियन ट्यूब। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन का मतलब क्या हुआ, मेल के पेनिस के द्वारा फोर्सफुली सीमेन को रिलीज होना, है ना। फोर्सली सीमेन रिलीज होता है कहाँ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि वेजाइना के अंदर। तो वो रिलीज होना मेल के पेनिस के द्वारा सीमेन को रिलीज होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसे कहते हैं इनसेमिनेशन। तो इनसेमिनेशन होने से क्या होता है, पहले ये समझना है। तो जब इनसेमिनेशन होता है, तो इनसेमिनेशन होने से 3 to 3.5 मिलीलीटर जो सीमेन है वो इजैकुलेट होते हैं। कितना, 3 to 3.5 मिलीलीटर सीमेन, इतना इजैकुलेट होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो मान लीजिए इस लोकेशन पर इस तरीके से इजैकुलेट हुआ क्या चीज, सीमेन, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 3 to 3.5 मिलीलीटर। अब देखिए, ये जो इजैकुलेट हुआ सीमेन, इसमें स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 200 to 300 मिलियन। ठीक है, ये मैं एक इजैकुलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर एक बार मेल के द्वारा सीमेन डिस्चार्ज किया गया तब उसमें इतने स्पर्म होते, 200 to 300 मिलियन। देखिए, अब आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सोच सकते हैं कि इतने सारे स्पर्म होते हैं, फिर एक ही स्पर्म क्यों ओवम के साथ फर्टिलाइज होता है, ये सारी जानकारी हम लेंगे। तो फिलहाल आपने देखा 200 to 300 मिलियन स्पर्म इसमें है। अब देखिए, ये जितने भी स्पर्म हैं इसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच गए। तो हम सबसे पहले फेज को ले रहे हैं, स्पर्म रीचेज अप टू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुंचता है, तो ये रिलीज हो गया वेजाइना के अंदर सीमेन। क्वांटिटी कितनी है आपको पता चल रहा है, 3 to 3.5 मिलीलीटर। और इसमें स्पर्म कितने हैं, 200 to 300 मिलियन, ऐसा ही है। अब देखिए, ये जो वेजाइना होता है इसके अंदर फाइगोसाइट्स होते हैं। फाइगोसाइट्स मतलब कुछ ऐसे सेल्स जो बैक्टीरिया को या दूसरे सेल्स को इनगल्फ कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये फाइगोसाइट्स जो है वो बहुत सारे स्पर्म को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये स्लाइटली एसिडिक होता है। वेजाइना के अंदर जो पीएच है वो पीएच मेंटेन किया जाता है स्लाइटली एसिडिक, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो पाए। तो ऐसा होने की वजह से वो एसिडिक नेचर जो है वो भी कुछ स्पर्म को क्या करता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है। तो बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही। अब देखिए, तो जितना स्पर्म रिलीज हुआ उसमें से तो बहुत सारा यहीं पे डिस्ट्रॉयड हो गया। उसके बाद जब अंदर आता है तो अंदर आपको पता है यूटेरस के सबसे अंदर की लाइनिंग को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम जो होता है वो उसकी लाइनिंग इस तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई होती है, बहुत ज़्यादा। ये आप इवन कह सकते हो इस तरीके से। तो जब इसका इंडोमेट्रियम यानी कि अंदर की लाइनिंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गई होती है, तो ऐसे केसेस में यह स्पर्म जो है जिसकी एनर्जी है वो एनर्जी इससे बाहर आ पाने में ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो बहुत सारा जो है स्पर्म जो है इसी जगह पर अपनी मोटालिटी, इसका जो
गतिशील, ये जिस स्पीड से जो ये मूवमेंट करता है उसमें बहुत सारी स्पर्म की एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इवन आप ये समझें कि जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, आप पहले ही रिप्रोडक्टिव यूनिट देख चुके हैं, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म जो पहुंचता है वो स्पर्म का नंबर अप्रोक्स कितना होता है, 100, मतलब करीब 100 स्पर्म ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। आप सोचिए 200 मिलियन टू 300 मिलियन रिलीज हुआ था, लेकिन बहुत सारे स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, है ना। और इसमें से सिर्फ 100 स्पर्म ही कहाँ पहुंच पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब के नज़दीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है तो ओवरी से भी ओवम रिलीज होते हैं। एक्चुअली ये ओवम नहीं होते हैं, आपको पता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ऐसा ही है। तो ये सेकेंडरी oocyte भी कहाँ आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब का पार्ट आपको पता है, फिम्ब्री था, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, ऐसा ही था। तो एम्पुला जो पोजीशन है बेसिकली फर्टिलाइजेशन उसी जगह पे होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, या एम्पुला और स्थमस के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। तो आप मान लो कि एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो स्पर्म भी पहुंच गया और ओवम दोनों पहुंच चुके एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। तो स्पर्म रीचेज अप टू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में चला गया और ओवम भी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर किया किस तरीके से। हाँ एक चीज और यहाँ पर समझिए, जैसे ये जो सर्विक्स है, इस सर्विक्स के रास्ते ही स्पर्म अंदर इन करता है, क्लियर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अंदर की तरफ ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स में ये सीमेन बचा हुआ रह सकता है या स्पर्म बचा हुआ रह सकता है। तो इसको और बाहर यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्पर्म अंदर इन हो सके, इसके लिए प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड, एक केमिकल रिलीज होता है, इसको क्या कह रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। कॉन्ट्रैक्शन कॉज होने से मोस्ट ऑफ जो स्पर्म होते हैं सीमेन के अंदर वो चले आते हैं यूटेरस में, और यूटेरस से फिर कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक। तो इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म तो पहुंच चुके, क्लियर, ओवम भी पहुंच चुके। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब ये फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन क्या है इसको समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि स्पर्म है और क्या है, ओवम। तो ये स्पर्म और ओवम कभी भी दो डिफरेंट स्पीसीज का फ्यूज नहीं हो सकते। कुछ रेयर है एक्सेप्शनल मामला, उसको छोड़कर आप देखेंगे कि दो डिफरेंट स्पीसीज का स्पर्म और ओवम कभी भी फ्यूज नहीं होता, कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, क्लियर। तो इसके लिए आखिर क्या होता है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि दो डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म ओवम फ्यूज नहीं हो सकते, तो वो यही है फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब इसको समझना है, जैसे जो ओवम है ये केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं फर्टिलाइजिन, ठीक है, और स्पर्म जो केमिकल रिलीज करता है इसे कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। अब एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन, अब ये दोनों क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझना है। मान लीजिए इस तरीके से इसको इरेज करते हैं, ये ओवम है, ठीक है, और ये ओवम के बाहर का मान लो सारा मेम्ब्रेन है चारों तरफ। तो ओवम क्या रिलीज करता है, फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन क्या है, एक तरह का वो केमिकल है, क्लियर। और ये केमिकल में क्या होता है, ये केमिकल में साइट होते हैं, कुछ जगह होते हैं, और वो साइट क्या होते हैं, स्पर्मोफिलिक साइट। क्या होते हैं, इसमें होते हैं स्पर्मोफिलिक साइट। अब ये स्पर्मोफिलिक साइट क्या है, फिलिक का मतलब आप समझते हैं अट्रैक्शन, और फोविक का मतलब हेट करना, दूर, रिपेल करना। तो स्पर्मोफिलिक साइट का मतलब ऐसा साइट है जो स्पर्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो स्पर्म क्या रिलीज करता है, एंटी फर्टिलाइजिन। जब ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन दोनों जो है वो सेम स्पीसीज के होते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि स्पर्म जो है इसके साथ आकर बाइंड कर जाता है, इसके साथ स्पर्म आकर जुड़ जाता है, किसके साथ, ये जो एंजाइम रिलीज हुआ था, सॉरी केमिकल्स रिलीज हुआ था किसके द्वारा, ओवम के द्वारा, फर्टिलाइजिन, उसके स्पर्मोफिलिक साइट के साथ कौन जुड़ जाते हैं, स्पर्म। अब देखो 100 स्पर्म अप्रोक्स पहुंच चुका था, लेकिन
यहाँ पर फर्टिलाइजिंग उतने ही रिलीज होते हैं जिससे 8-10 स्पर्म आपस में, 12 स्पर्म तक आपस में जुड़ सके, इससे ज्यादा स्पर्म फ्यूज नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कैसे स्पर्म का नंबर कमते जा रहा है और फाइनली क्या होगा, सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज्ड हो पाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन क्या है। तो एंटी फर्टिलाइजिंग रिलीज होता है स्पर्म से और फर्टिलाइजिंग रिलीज होता है ओवम से। तो ये फर्टिलाइजिंग एक साइट प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म का आइडेंटिफिकेशन होता है उसके एंटी फर्टिलाइजिंग से और वो ओवम के साथ जाकर जुड़ जाता है। एक्चुअली वो ओवम के साथ नहीं जुड़ता, वो फर्टिलाइजिंग में स्पर्मोफिलिक साइट होते हैं उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये फर्स्ट तो देखा स्पर्म रीचेज अप टू फैलोपियन ट्यूब, सेकंड भी आपने देखा फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। इसके बाद क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिस। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर स्पर्म का जो अगला हिस्सा था जिसको हम एक्रोसोम कह रहे थे, उसमें स्पर्म लाइसेंस एंजाइम भरे होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो इसके मेम्ब्रेन को वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। और ऐसा होने के बाद क्या होता है, ये एक्रोसोम का जो एंजाइम है जिसको स्पर्म लाइसेंस कह रहे हैं, या स्पर्म लाइसेंस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। जब स्पर्म लाइसेंस रिलीज होता है तो वो क्या करता है जी, वो ओवम का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो, कोरोना रेडिएटा सबसे पहले था। तो कोरोना रेडिएटा को वो डाइजेस्ट कर देता है। कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने के बाद और क्या करता है, तो मान लीजिए ये कोरोना रेडिएटा है और ये डाइजेस्ट हो चुका। क्लियर। इसके बाद क्या है, जोना पेलुसिटा, ये भी डाइजेस्ट हो जाता है। सही में है। और कोरोना रेडिएटा के बीच में कुछ एंजाइम होते हैं जो इसके सेल को कॉम्पैक्ट किए हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, वो सब्सटेंस भी डिजॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस तरीके से स्पर्म जो है वो ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में चला जाता है। अब इसको समझिए, कहाँ चला जाता है स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। तो रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस समझ गए, स्पर्म के जो एक्रोसोम है अगला हिस्सा, उसमें जो एंजाइम भरे हैं उसको स्पर्म लाइसेंस कह रहे हैं। और वो स्पर्म लाइसेंस रिलीज होकर क्या हुआ, ओवम के बाहर का जो प्रोडक्शन था कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिटा, वो दोनों को क्या किया, डिजॉल्व कर दिया। अब डिजॉल्व करने के बाद स्पर्म कांटेक्ट में आ गया किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, या इसके विटेलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया। तो जैसे ही विटेलाइन मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन में इस तरीके का एक आउटग्रोथ प्रोजेक्शन बनता है। क्लियर। क्या बनता है, आउटग्रोथ प्रोजेक्शन। और इस प्रोजेक्शन को ही कहते हैं रिसेप्शन कोन। क्या कहते हैं इसको, रिसेप्शन कोन। तो ये तो देख लिया आपने, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस। इसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। तो रिसेप्शन कोन है क्या, ओवम का जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो आउटग्रोथ प्रोजेक्शन, कोनिकल प्रोजेक्शन बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, रिसेप्शन कोन। और इसी के साथ क्या होता है, ये स्पर्म आकर फ्यूज कर जाता है, जुड़ जाता है। इस तरीके से स्पर्म आकर फ्यूज कर गया। अब फ्यूज होने के बाद क्या होगा, जैसे ही स्पर्म फ्यूज करता है तो आपको पता है ये एक्चुअली ओवम नहीं था, ये क्या था, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस सेकंड परफॉर्म होता है। क्या होता है, मियोसिस सेकंड। और आपको पता है मियोसिस सेकंड होने से क्या होगा, एक क्या बनेगा, ओवम, और दूसरा क्या बनेगा, पोलर बॉडीज। ऐसा ही बनेगा। तो मान लो कि ये ओवम बन गया और ये क्या बन गया, पोलर बॉडीज। क्लियर। इस तरीके से एक बन गया ओवम और दूसरा बन गया पोलर, क्योंकि एक सेल बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, ऐसा ही होगा ना। तो एक ओवम बन गया और दूसरा बन गया पोलर बॉडीज। ऐसा कब हुआ, रिसेप्शन कोन बनने के बाद। तो फर्स्ट क्या हुआ, स्पर्म रीचेस अप टू फैलोपियन ट्यूब। सेकंड क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद क्या हुआ, रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसेंस, फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन आपने देख ही लिया। मियोसिस सेकंड इन सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकंड होने से क्या बना, एक बना पोलर बॉडीज और दूसरा बना ओवम, ये बनके तैयार हुआ। अब देखिए क्या होगा, अब होगा इसके बाद कॉर्टिकल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है। तो जब ओवम का स्ट्रक्चर आपको बताया था, तो बताया था कि यहाँ पर ये जो पेरिफेरल रीजन होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसका विटेलाइन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, उसमें डेंस फ्लूइड भरे होते हैं और इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म। और एक्सोप्लाज्म जिस एरिया में है, इस एरिया को कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और इसके अंदर की तरफ क्या भरा होता है, इसके अंदर भरा होता है ऊप्लाज्म। क्लियर। इसमें क्या भरा हुआ है, ऊप्लाज्म। अब देखिए, तो ये हो गया कॉर्टेक्स, और बीच में हो कॉर्टेक्स तो एरिया हो गया, और उसमें जो फ्लूइड है या डेंस फ्लूइड है उसको कह रहे हैं एक्सोप्लाज्म, और बीच में क्या हो गया, ओप्लाज्म। अब देखिए ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है। जैसे ही एक स्पर्म
ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है या अपने न्यूक्लियस को रिलीज करता है, वैसे ही कांटेक्ट में आने के जस्ट बाद क्या होता है, यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस तरह से इसमें डेंस फ्लूइड है जो किस रीजन में है, कॉर्टेक्स रीजन में। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में ग्रैन्यूल्स होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या है, टुकड़ा, कोई पार्टिकल्स होते हैं और इसको क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। समझना यहाँ पर ध्यान से, इसको क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। कॉर्टेक्स रीजन में है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब क्या होता है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है ये थोड़ा सा, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये थोड़ा सा इस फ्लूइड से दूर आता है, बाहर की तरफ आता है। और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं। क्लियर, क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ते ही ये एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। इस तरीके का चेंजिंग आता है इस मेम्ब्रेन में कि ये मेम्ब्रेन अब दूसरे स्पर्म को एंट्री नहीं देता है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्या हुआ, आपको पता चला। कॉर्टेक्स रीजन में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है जो इसके विटेलाइन मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह की चेंजिंग ला रहे हैं कि दूसरा स्पर्म इसके अंदर अब इंटर ही नहीं करेगा, और ऐसा होने में काफी कम समय लगता है। तो ये है कॉर्टिकल रिएक्शन। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से पॉलीस्पर्मी रुकेगा, मतलब एक से ज्यादा स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही एक स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, ये कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो कॉर्टिकल रिएक्शन ही वो रिएक्शन है जो एक स्पर्म को ओवम के साथ फर्टिलाइज होने देता है, इससे ज्यादा स्पर्म को फर्टिलाइज्ड ही नहीं होने देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद जब ये स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर इन कर गया तो क्या होगा, तब तक ओवम भी बन चुका है। और मान लीजिए कि ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और ये ओवम का न्यूक्लियस है, दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए। ठीक है, अब देखिए स्पर्म का जब स्ट्रक्चर बताया था तो वहां पर हमने क्या बताया था, वहां पर एक स्ट्रक्चर बताया था जो क्या था वो, सेंट्रियोल। क्या था, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का काम क्या है आपको बताया था, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन के समय ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल जो है इस तरीके से दो अलग अलग लोकेशंस पे चला जाता है, और इसके बाद जब ये देखो स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज होकर क्या बना दिया, जाइगोट। जब ये जाइगोट में डिवीजन होता है तो ये दोनों पोल के तरफ जो सेंट्रियोल पहुंचे हैं, वो सेंट्रियोल क्या करेंगे, इस फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो इस तरीके से कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस फ्यूज होकर के किसका फॉर्मेशन कर दिया, जाइगोट का। अब देखिए जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो गया तो ओवम के चारों तरफ जो लेयर था, कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद जो मेम्ब्रेन बना था, वो मेम्ब्रेन अभी तक हटा नहीं है, वो ऐसे ही बना हुआ रहेगा मेम्ब्रेन। क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बन गया, इसके बाद क्या होगा आगे, थोड़ा सा उसको समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इम्प्लांटेशन तक, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें कि क्या होता है। देखिए जैसे ही स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, स्पर्म और ओवम ये दोनों फ्यूज होकर क्या बनाया, जाइगोट। क्लियर। अब ये जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है। तो जाइगोट क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है, ऐसा ही है। जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये बाहर क्या है, मेम्ब्रेन, जिसमें जोना पेलुसिडा भी शामिल है। तो ये मेम्ब्रेन वैसे ही रहेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और इसके अंदर कितने एक से बनेंगे, दो सेल। तो यहाँ पर मान लो कि ये बाहर का लेयर, इसको हम जोना पेलुसिडा कह रहे हैं, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। इसके अंदर जो नए सेल बन के तैयार होते हैं, इस सेल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लास्टोमेयर। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोमेयर। तो एक से कितने बन गए, दो। अब दो से कितने बनेंगे, आपको चार बनेंगे, और ये चार को भी क्या कहेंगे, ब्लास्टोमेयर ही कहेंगे। और ये बाहर का लेयर अभी तक क्या है, जोना पेलुसिडा। जब इसकी संख्या 8 to 16 या 32 तक हो जाती है, तो ऐसा होने से स्टार्टिंग में जब ये डिवाइड करता है तो इस तरीके का नहीं होता, ये अनइक्वल, मतलब ये पूरा स्फेरिकल नहीं होता। लेकिन जब इसमें नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर 8 to 16 या 32 हो जाते हैं
तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरी तरह से कैसा हो जाता है, स्फेरिकल, ये गेंद के जैसा गोल हो जाता है। और स्फेरिकल होने की वजह से हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं इसको, मोरूला। ठीक है, तो इस तरीके से जब 16 या 32 ब्लास्टोमियर्स बन गए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्फेरिकल, और तब हम इसे क्या कहते हैं, मोरूला। तो फर्टिलाइजेशन इस लोकेशन पे हुआ है, जाइगोट यहाँ बना, फिर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। तो जैसे ही मोरूला बनता है वो इस लोकेशन तक, या आप इवन कह सकते हो कि वो यूटेरस तक चलाता है। यूटेरस तक आने के बाद क्या होता है, ये मोरूला इस जगह पे आएगा, लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा, अब देखिए, सॉरी फर्टिलाइजेशन नहीं, इम्प्लांटेशन अभी नहीं होगा। जब ये मोरूला और आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि इसमें से कुछ जो ब्लास्टोमेयर है या इसके जो सेल हैं वो इसके पेरीफेरल रीजन में इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये पेरीफेरल रीजन में अरेंज हो गए। इसके बाद कुछ सेल इसके बीच वाले पोर्शन में इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस, खाली स्पेस बन जाता है, जगह बन जाता है, जो यूटेरस से न्यूट्रिशन लेता है और अपना साइज इंक्रीज करता है। तो जो बाहर की तरफ सेल बन के तैयार हुए इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बीच में जो सेल है इसको क्या कहते हैं, इसको एम्ब्रियोनल नॉब भी कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं इनर सेल मास। और ये जो वैकेंट स्पेस बन गया हमारा इसको कहते हैं ब्लास्टोसिल। क्लियर, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया इसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट। अब यही ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूटेरस के सबसे अंदर का लेयर यानी कि इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाता है। क्लियर, तो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ endometrium is called as implantation। तो इम्प्लांटेशन का मतलब समझ गए, ब्लास्टोसिस्ट को किसके साथ जुड़ना, यूटेरस के सबसे अंदर के लेयर यानी कि इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। तो इस तरीके से हमने दो चीजें क्लियर की, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्लियर है। इसके बाद के लेक्चर में अब हम जानेंगे कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो यूटेरस के अंदर के लेयर के साथ जुड़ा है वो किस तरीके से फीटस के फॉर्म में डेवलप होता है, यानी कि एक नए बेबी के फॉर्म में डेवलप होता है। तो अगले लेक्चर में हम डिटेल से जानेंगे कि किस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता है यूटेरस के अंदर।